देन वी विल स्टार्ट, है ना। अपन लोग का शायद मिड सेम जो है वो 23rd को है। मिड सेम मेरे हिसाब से डिजिटल का 23rd को है। यस सर। हाँ, तो उस मिड सेम में पहले मैं सिलेबस बता दूं आप लोगों को। जो सिलेबस रहेगा वो 40% तो रहेगा आपका कॉम्बिनेशन यूनिट 1 यूनिट 2, यूनिट 1 एंड यूनिट 2, और 60% रहेगा यूनिट 3 एंड यूनिट 4। एक्चुअली क्या है कि यूनिट 3 और मैंने आप लोग का सिलेबस देखा हुआ था मैंने, तो उसमें क्या है कि फ्लिप फ्लॉप्स तो उन्होंने फर्स्ट यूनिट में दे के रखे हुए हैं, थर्ड यूनिट में दे के रखे हैं, और काउंटर्स और शिफ्ट रजिस्टर उन लोगों ने फोर्थ यूनिट में देके रखा हुआ है। तो मतलब ये है कि हम लोगों की जो यूनिट चल रही है वो थर्ड एंड फोर्थ पैरेलल चल रही है। तो इसमें कल तक जितना सिलेबस हो जाएगा, मेरी आज क्लास रहेगी, कल मेरी क्लास रहेगी, हो सकता है मैं संडे को भी क्लास दूं, आई विल सी दैट। जितना क्लास में हो जाएगा, है ना, वो ही मैं पूछूंगा उसमें। ऐसा नहीं है कि यूनिट 4 में अगर ऐसी कोई चीज है जो भी हमारे क्लास में नहीं हो पाई है तो मैं उस चीज को नहीं पूछूंगा। जो भी हमारा क्लास में है, जो भी हमने क्लास में पढ़ा है, थोड़ा बहुत मैं आपको थोड़ा बहुत, मतलब ये है कि कोई चीज, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने जो क्लास नोट से बिल्कुल कराया कि सेम टू सेम मैं वही पूछ लूंगा, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग उस हिसाब से रखनी पड़ेगी। मैंने अगर शिफ्ट रजिस्टर क्लास में पढ़ाया हुआ है तो मैं क्वेश्चन दे सकता हूँ उससे मिलता जुलता काउंटर्स का। लेकिन जो भी क्लास में है, अगर किसी बच्चे ने रिलीजियसली क्लास को फॉलो किया हुआ है तो वो सारा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर पाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। यस ओके सर। ओके 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 ओके, सभी लोग कमेंट सेक्शन में टाइप करें, है ना। यस। चलो ठीक है, तो हम अभी हमारा काउंटर शुरू करेंगे। काउंटर शुरू में आज की हमारी जो क्लास है वो हम काउंटर करेंगे, कल भी हम लोग काउंटर करेंगे, परसों भी हम लोग, मैं कोशिश, हाँ सर व्हाट अबाउट सेकंड शिफ्ट दैट इज फ्रॉम 2 to 4 PM? बेटा आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है बेटा, आप एक बार अपना कमेंट पे टाइप करो। हाँ बेटा क्या पूछ रहे हो, व्हाट अबाउट सर टीम वर्क टेस्ट। टीम वर्क टेस्ट सर, एक और अच्छा पेपर। अच्छा अच्छा, टर्म यस वर्क सर। यस यस। टर्म वर्क एक्चुअली क्या है, वो आप लोगों का वाइवा होगा। जो टर्म वर्क है वो एक्चुअली आपका वाइवा होगा। यस, ये भी बात ठीक है, आपने मुझे रिमाइंड करा दिया। अब वाइवा के लिए देखिए ऐसा है कि प्रैक्टिकल्स, वो एक्चुअली टर्म वर्क जो होता है वो इंटरनल होता है, वो होता है प्रैक्टिकल का। तो प्रैक्टिकल तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है ना, हम लोग कुछ हो ही नहीं पाए क्योंकि ऑनलाइन इतना फिजिबल भी नहीं है और ऑनलाइन इतना पॉसिबल भी नहीं है। तो जो भी हम लोगों ने अभी तक, जो भी हम लोगों ने डिजिटल में पढ़ा हुआ है, उसके बेसिस पे मैं आप लोगों का ऑनलाइन वाइवा करूंगा, ठीक है। तो उसकी टाइमिंग जो है, जो टेस्ट टाइमिंग है, टेस्ट की टाइमिंग इन लोगों ने क्या रखी हुई है? 11 to 1। 11 to 1, और उसकी टाइमिंग इन्होंने रखी हुई है 2 से 4, है ना, आई होप। तो मैं इसकी टाइमिंग को थोड़ा सा शिफ्ट करूंगा। मैं ये सोचता हूँ कि हम इस तरीके से करें कि हम लोग 2:30 तक हम लोग बिल्कुल फ्री हो जाए, है ना। मैं मतलब ऐसा बीच में ब्रेक नहीं दूंगा। तो व्हाट कैन आई डू, मैं ये काम करूंगा कि मैं 10:30 से या 10 o'clock से मैं आपका टेस्ट रख लूंगा, ठीक है। और मेरे हिसाब से 1.5 आवर टेस्ट के लिए सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। तो मैं इसकी टाइमिंग आप लोगों को कल तक मैं एक बार देख के अपने हिसाब से शेड्यूल कर दूंगा। तो होगा क्या, मैं उस टर्म वर्क में मैं आप लोग को बता दूं, टर्म वर्क में ये होगा कि मैं आप लोगों का ऑनलाइन वाइवा लूंगा, सारे बच्चे उस समय प्रेजेंट रहेंगे। जिस बच्चे का मैं वाइवा लूंगा उसको मैं उस या तो मैं स्लॉट बना दूंगा, ये भी मैं कर सकता हूँ कि आई कैन मेक स्लॉट, है ना। अगर मैं स्लॉट नहीं बनाऊंगा तो मैं क्या करूंगा कि सारे बच्चे प्रेजेंट रहेंगे। जिस बच्चे का भी मैं वाइवा लूंगा वो अपना माइक ऑन करेगा, अपना वीडियो ऑन करेगा, मैं उसका वाइवा लूंगा, वाइवा लेने के बाद में वो बच्चा हो जाएगा। तो वो सब कुछ ऑनलाइन ही होगा। आपको प्रिपरेशन क्या करनी है उसकी, कि हमने जितना भी अभी पढ़ा है, अभी यहाँ क्लास लूंगा मैं, तो अगर और कोई रूम खुल गया हो तो उसमें आप कर लो, फिर आ जाना 11:30 बजे, है ना, या बारी बार कर लो, अंदर का बाद में कर देना, ठीक। हाँ, तो उसमें होगा यही कि हम लोग ऑनलाइन करेंगे। आप लोग को ये करना है कि जितना हम लोगों ने क्लास नोट्स में अभी तक पढ़ा है उसका आप लोग रिवीजन रखो, उसी में से मैं आप लोग का वाइवा लूंगा, उसी बेसिस में मैं आपको मार्क्स दूंगा, ठीक है। और एक दो चीजें और भी कंसिडर होंगी, जो जो क्या कहते हैं, कुछ असाइनमेंट्स वगैरह, मैंने कुछ अभी तक असाइनमेंट दी है कि अभी मैंने कोई असाइनमेंट नहीं दिया आप लोगों को? नो सर। एनीवन? नहीं हो पाया है कोई भी असाइनमेंट, ठीक है, ठीक है। तो एक कुछ मैं आप लोगों को असाइनमेंट भी दूंगा, वो असाइनमेंट भी आपको सॉल्व करना है। और एक टेस्ट शायद मैंने लिया था मैंने, है ना, एक टेस्ट शायद हुआ था हमारा यूनिट 1 का। यस सर। हाँ,
क्योंकि देखो मुझे याद नहीं रहता, तो आप लोग मुझे एक बार याद दिला देना कि हम लोग का एक टेस्ट हुआ है, उस टेस्ट के कुछ बेसिस पे नंबर रहेंगे और कुछ हमारा, मैं अभी आपको फ्यूचर में मैं अभी आपको एक असाइनमेंट दूंगा मिड सेम के बाद, जो आपको असाइनमेंट क्लियर करना पड़ेगा, और कुछ हमारा पोर्शन उसका वाइवा का रहेगा। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर ना एवरीवन? ओके 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 ओके, चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। बाकी सिलेबस से लेकर रिलेटेड किसी को कोई भी डाउट, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो मुझे बता दो। अभी सिलेबस सभी को क्लियर है? हमने जितना पढ़ा है वो पूरा आएगा, उसमें से 40% आएगा हमारे यूनिट 1 यूनिट 2 का, 60% आएगा यूनिट 3 एंड यूनिट 4। ये 70-30 भी हो सकता है। किसी में इसको प्रॉब्लम हो कि सर पहले का मत पूछिए, अभी का मत पूछिए, किसी में इस पोर्शन में किसी को दिक्कत है, ये पोर्शन में पूछूं या ना पूछूं, ऐसा कोई कि नहीं सर हम इतनी प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे, ऐसा किसी को, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे अभी बता दो। नंबर जो आएंगे मिड सेम में मैं वही नंबर फाइनल में भेजूंगा, ये बात ध्यान रखना सभी लोग। अभी आप लोग का मिड सेम 1 एंड मिड सेम 2 जो दोनों में जो बेस्ट ऑफ 2 होंगे, मैं वही नंबर में आप लोग को भेजूंगा, उसमें कुछ पढ़ा के या कुछ कम करके नहीं भेजूंगा। मैं आप लोगों के दोनों नंबर में आप लोग को शो करूंगा जब दोनों वाइवा हो जाएंगे, जब ये वाला मिड सेम भी हो जाएगा, और उनमें से जो बेस्ट होगा वो मार्क्स आप लोगों के फाइनल उसमें जाएंगे। तो प्रिपरेशन अपनी उसी हिसाब से रखना। हाँ, सिलेबस में आप लोग कुछ कहोगे थोड़ा बहुत कम ज्यादा करने के लिए, वो मैं कर दूंगा, बट बाद में मार्क्स में कुछ भी नहीं होगा। जैसे मार्क्स आएंगे वैसे ही मार्क्स आपके फाइनल एग्जाम में आप लोगों के जाएंगे। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, चलिए, तो ये चीज क्लियर है सभी लोगों को। हम लोग यूनिट 1 यूनिट 2 में से 40% पूछे। हाँ बेटा। सर क्या सारे सब्जेक्ट्स के साथ ऐसा ही होगा कि बेस्ट ऑफ 2 जाएंगे, बाकी सब्जेक्ट्स के एवरेज जाएंगे? बेटा देखो, ये वैसे तो हमारे जो ट्रेडिशनल जो मेथड है, जो एक कन्वेंशनल मेथड है, वो यही होता है आरजीबीपी का, कि बेस्ट ऑफ 2 जाएंगे। बाकी ये टीचर्स के ऊपर होता है। ठीक है, कि टीचर को, कोई टीचर क्या क्या वो कर रहा है, कोई टीचर क्या वो कर रहा है। तो मेरा ये मानना है, मेरा जो सब्जेक्ट का जो रहेगा वो बेस्ट ऑफ 2 का होगा। ठीक है, बाकी हाँ, कुछ टीचर ऐसे भी करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आई थिंक शायद समीक्षा मैडम दोनों का एवरेज भेजती है, तो एक बार वो टीचर उस समय अपनी ये चीज आप लोग उनसे क्लियर कर लेना, लेकिन मेरे में बेस्ट ऑफ 2 ही जाएंगे। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। ओके ओके बेटा, ओके। चलो, तो हम लोग काउंटर्स के बारे में देख रहे थे। काउंटर्स के लिए हमने ये बात की थी कि इट इज अ सिक्वेंशियल सर्किट consisting of a set of flip-flops connected in a suitable manner, किसी भी मैनर में हो सकते हैं, to count the sequence of clock pulses। ये हम लोगों ने बात की थी। काउंटर से मतलब समझ में आ रहा है सर, जो डिवाइस काउंट करता हो उस डिवाइस को हम कहते हैं काउंटर। सर क्या चीज को काउंट करेगा? ये नंबर ऑफ क्लॉक पल्सेस जो हम इनपुट में दे रहे हैं, जो भी हम इनपुट में क्लॉक पल्सेस दे रहे हैं, उसकी काउंट को करने वाला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हम काउंटर कहते हैं। क्लासिफिकेशन हम लोग देख रहे थे, जो हमारा क्लियर नहीं पता, नेट का पिछले बार इशू आ गया था। क्लासिफिकेशन जो है काउंटर्स का, कई तरह का क्लासिफिकेशन इसके बेसिस पे हो सकता है, लेकिन जो सबसे पॉपुलर क्लासिफिकेशन है उनकी मैं लिस्ट एक बार बता देता हूं। कि एक होता है एसिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस काउंटर्स। इसी एसिंक्रोनस काउंटर को हम कहते हैं रिपल काउंटर। तो कई रिपल काउंटर देखो तो कंफ्यूज मत हो जाना। दिस एसिंक्रोनस काउंटर इज आल्सो कॉल्ड एज रिपल काउंटर। इनका क्लासिफिकेशन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। मैं भी आप लोग को भी नोट कराऊंगा भी कि व्हाट आर द डिफरेंस। कभी-कभी पूछते डिफरेंशिएट बिटवीन रिपल काउंटर एंड synchronous counter, या differentiate between asynchronous counter and synchronous counter. You will see that. The second one is single and multi-mode counter. Single and multi-mode counter होते काउंटर सब एक ही जैसे, बट उनके नाम, उनका क्लासिफिकेशन अलग अलग बेसिस पे किया जा सकते हैं। ये क्या है ये भी बात करेंगे। The third one is modulus counter. ये सारे काउंटर्स हैं जो आपको बुक्स में, आपको अपने सिलेबस में देखने को मिलेंगे कि व्हाट इज मॉडुलस काउंटर, व्हाट इज सिंगल मोड काउंटर एंड मल्टी मोड काउंटर। एक एक करके हम लोग सारी चीजों को देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज डिफरेंशिएशन
difference between ripple and synchronous counter या asynchronous at synchronous counter. तो आप लोग को ध्यान होगा जब हम लोग सिक्वेंशियल सर्किट पढ़ रहे थे तो मैंने आप लोगों को सिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट्स और एसिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट्स में क्या डिफरेंस होता है मैंने आप लोगों को बताया था। वही कहानी यहाँ पर है, कोई अलग कहानी यहाँ पर नहीं है। तो वो हम देख लेते हैं क्या क्या होता है। अगर थोड़ा बहुत याद होगा तो आप लोग को याद आ जाएगा। यहाँ मैं लिख लेता हूँ रिपल और एसिंक्रोनस, यहाँ मैं लिख लेता हूँ सिंक्रोनस काउंटर। ठीक है, यहां फर्स्ट पॉइंट है फ्लिप फ्लॉप्स आउटपुट सर्व एज ए सोर्स ऑफ ट्रिगरिंग ऑफ अदर फ्लिप फ्लॉप्स। आपको ध्यान हो कि सिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट में हम लोग ये कहते थे कि वहां पर हम लोग एक एक्सटर्नल क्लॉक सिग्नल को यूज करते हैं। वी हैव सीन दैट, हमने बात की थी। बट एसिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट में हमने ये कहा था कि सर हम वहां पर कोई एक्सटर्नल क्लॉक सिग्नल यूज नहीं करते हैं। जो इसका इनपुट कॉम्बिनेशन है, जो इसका इनपुट कॉम्बिनेशन है उसके बेसिस पे उनका आउटपुट डिफाइन होगा। ठीक है, कैसे? अब यहाँ पे काउंटर में उसका क्या यूज है? अभी मैंने आप लोगों को ये बताया था कि काउंटर्स में ये इट इज अ सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। ठीक है, सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स के बारे में मैंने बात की थी सर कि होता क्या है, क्या और ये किस मैनर में है? कैस्केडिंग मैनर में है। मतलब एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट, एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट। बट एसिंक्रोनस काउंटर में क्या है कि ये वाला फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है, अब फ्लिप फ्लॉप को बनाने का तरीका क्या होता है कि सर इनके पास में एक दो इनपुट्स होते हैं, एक क्लॉक सिग्नल होता है और आउटपुट होता है। तीन टर्मिनल होते हैं, एक टर्मिनल इनपुट का है, एक टर्मिनल क्लॉक सिग्नल का है और एक टर्मिनल आउटपुट का है। इसी तरीके से इसमें भी होगा कि इनपुट होंगे, क्लॉक सिग्नल होगा। इसमें भी क्या होगा? इनपुट होगा, क्लॉक सिग्नल होगा। अगर रिपल काउंटर और एसिंक्रोनस काउंटर के बारे में मैं बात कर रहा हूं तो जो सबसे वाला जो इनपुट फ्लिप फ्लॉप होगा, दिस इज कॉल्ड एज इनपुट फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, दिस इज नोन एज आउटपुट फ्लिप फ्लॉप। ये इसके बीच में जो फ्लिप फ्लॉप्स उनको हम क्या बोलते हैं? इंटरनल फ्लिप फ्लॉप्स या स्टेजेस फ्लिप फ्लॉप्स। तो ये वाले इनपुट फ्लिप फ्लॉप में तो आप एक्सटर्नल क्लॉक सिग्नल देंगे। अभी समझते चलो, अभी बिल्कुल बेसिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। इसके लिए कोई आपको अलग से इसके लिए आपको अलग से कुछ नॉलेज की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बेसिक बात बता रहा हूँ, याद रखनी है बात ही बात कि अगर मैं एसिंक्रोनस फ्लिप फ्लॉप या रिपल फ्लिप फ्लॉप के बारे में मैं बात कर रहा हूँ तो जो इनपुट फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक सिग्नल लगेगा, क्योंकि सर हर फ्लिप फ्लॉप सिग्नल में क्लॉक टर्मिनल तो होगा, उसमें तो जो क्लॉक सिग्नल यूज होगा वी कैन यूज एनी एक्सटर्नल सिग्नल। मैं किसी एक्सटर्नल सिग्नल को क्लॉक सिग्नल यूज कर सकता हूँ वहां पर। बट बाकी के जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं, जो फर्दर स्टेजेस की जो फ्लिप फ्लॉप है, उसमें जो पिछली वाली प्रीवियस स्टेज का जो आउटपुट होगा दैट विल एक्ट एज इनपुट टू द क्लॉक सिग्नल। इसी तरीके से इस वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए, थर्ड वाला आउटपुट फ्लिप फ्लॉप के लिए जो प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप है उसका आउटपुट सिग्नल विल सर्व एज इनपुट टू द क्लॉक टर्मिनल। इज दिस क्लियर बेटा? इज दिस क्लियर? यस और नो इन कमेंट सेक्शन। ओके, यस। तो यही मैंने बात लिखी है यहां पर, फ्लिप फ्लॉप आउटपुट सर्व एज ए सोर्स ऑफ ट्रिगरिंग ऑफ अदर फ्लिप फ्लॉप्स। यहां पे क्या हो जाएगा? इनपुट, एक्सटर्नल इनपुट पल्सेस, external input pulses are applied to all clock terminal of all flip flops.
ऑल फ्लिप फ्लॉप्स। सिंक्रोनस काउंटर का सिंपल बेसिक सा बिल्कुल हिसाब है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। जितने फ्लिप फ्लॉप है उतने क्लॉक टर्मिनल है, सब में आपको जो क्लॉक पल्स आपको देनी है वो आपको एक्सटर्नल सिग्नल ही क्लॉक पल्स में देना पड़ेगा। मैंने ये मेरी क्या है, एक्सटर्नल मेरी एक क्लॉक पल्स है, वही सब में लगेगा, किसी का आउटपुट किसी में इनपुट जाके नहीं बनेगा। बट दिस थिंग इज क्लियर फॉर एवरीवन? ओके, दे आर स्लोअर, दे आर स्लोअर। किस तरीके से स्लो है ये हम बात करेंगे अभी इस बारे में। दे आर फास्टर। जनरली टी क्लॉक इज ग्रेटर देन NTPDFF। इस बारे में ये क्या है, इनके बारे में अभी बात करूंगा मैं अभी आप लोगों से। सर इस टर्म का मतलब क्या है, अभी इस बारे में बात करूंगा। टी क्लॉक इज द क्लॉक सिग्नल, TPDFF is the propagation delay of each flip flop. Each flip flop. And N is number of, इसको पहले इरेज कर देता हूँ, नीचे वाला तो मैंने आप लोग को वैसे भी इंपॉर्टेंट नहीं है ना नीचे वाला। ठीक, N is number of फ्लिप फ्लॉप्स। ये याद रखना कि जो भी आप ये एक्सटर्नल क्लॉक सिग्नल देंगे, जो इनपुट फ्लिप फ्लॉप में आप जो एक्सटर्नल क्लॉक सिग्नल देंगे उसकी वैल्यू NTPDFF से ज्यादा होनी चाहिए, मतलब N into TPDFF से ज्यादा होनी चाहिए, where N is the number of flip flops। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 3 फ्लिप फ्लॉप्स का कैस्केडिंग किया, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N? N इक्वल टू 3। व्हाट इज द TPDFF? द प्रोपगेशन डिले ऑफ ईच फ्लिप फ्लॉप। इससे क्या होता है, अभी हमने रेस अराउंड कंडीशन पढ़ी थी, मैं आप लोग को यहाँ पे उसका एक एग्जांपल लेके भी आगे चल के बताऊंगा जब मैं फ्लिप फ्लॉप आपको पढ़ाऊंगा। अभी ये काउंटर में भी आप लोग को जब मैं बताऊंगा एक एक करके सारे काउंटर में पढ़ाऊंगा ना, तो इस बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर जनरली T clock is greater than TPDFF। यहाँ पर कितने भी आप नंबर ऑफ स्टेजेस लगाइए उसका उस पर यहाँ पर अंतर नहीं होता। क्यों नहीं होता बेटा, ये बात अभी सब समझ में आएगी, थोड़ा सा वेट करो। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो सर ये तो समझ में आ रहा है कि इनको टाइम ज्यादा चाहिए। अगर मैंने 4 फ्लिप फ्लॉप यूज किए तो यहाँ क्या होगा, 4 TPDFF हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे क्लॉक सिग्नल को ज्यादा, एक बड़ा क्लॉक सिग्नल चाहिए मुझे जिसका टाइम पीरियड ज्यादा होना चाहिए। यहाँ पर क्या चाहिए सर, कितने भी स्टेजेस लगाइए आपका काम बन जाएगा। सिर्फ आप एक सिंगल प्रोपगेशन डिले ऑफ ईच फ्लिप फ्लॉप से ज्यादा उस क्लॉक पल्स को लीजिए। तो यहाँ से देख के समझ में आ रहा है इसको टाइम कम लगेगा, इसको टाइम ज्यादा लगेगा, दैट्स व्हाई दे आर फास्टर एंड दे आर स्लोअर। चलिए, द नेक्स्ट वन इज रैंडम count, just wait a minute, random count sequence is not possible। यहां पर any count sequence is possible। अभी बता दो इसका मतलब क्या है। अभी बताता हूं, जस्ट एक मिनट रुको। सारे क्लासिफिकेशन लिखा दो पहले, फिर बताता हूं। ओनली अप एंड डाउन काउंटर इज पॉसिबल। यहां पे इट कैन बी डन इन एनी मैनर। decoding error will present in asynchronous counter। No decoding error are present।
ठीक है, अब मैं बता देता हूँ कि इसके बारे में क्या क्या है। देखो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में 4 फ्लिप फ्लॉप मैंने यूज किए, F1, F2, F3, F4। इसका आउटपुट है Q1, इसका आउटपुट है Q2, इसका आउटपुट है Q3, इसका आउटपुट है Q4। ठीक है सर, फ्लिप फ्लॉप एक ही बिट को स्टोर करा सकता है एक बारे में। ठीक है, तो 4 फ्लिप फ्लॉप है, 4 फ्लिप फ्लॉप कितने बिट को स्टोर करा सकते हैं? 16। कौन कौन से बिट्स वो स्टोर करा सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? सर 4 हैं, 16 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। 2 टू द पावर n है, तो अगर n की वैल्यू 4 है तो 2 टू द पावर 4 कितना हो जाएगा? 16। तो कहां से पॉसिबिलिटी हो सकती है? 0 0 0 से लेकर 0 0 0 1 और लेकर आएगा आपका 1 1 1 1। ठीक है, ये बात सभी को समझ में आ गई? कितने काउंट्स पॉसिबल होंगे, ये बात सभी को समझ में आ गई? चलो, अब काउंटर क्या करेगा? काउंटर ये करेगा, ये काउंटर का काम क्या है मैं बताता हूं कि वो एक एक करके सारे काउंट्स को क्या करेगा, नंबर ऑफ काउंट्स को क्या करेगा, वो उसको काउंट करेगा। यहाँ पे काउंटर की वैल्यू कितनी है? सबसे पहले काउंटर था 0 पे। सब जैसे ही इसके पास में ये वैल्यू आई, काउंटर की वैल्यू क्या हो गई? 1। जैसे ये वैल्यू आई, काउंटर के पास में वैल्यू क्या आ गई? 2। वो काउंट कर रहा है कितनी बार आउटपुट आपका काउंट आ रहा है, मतलब कितने क्लॉक पल्स यूज हो रही है। तो इसको आने के लिए एक क्लॉक पल्स यूज होगी, इसको आने के लिए एक क्लॉक पल्स यूज होगी, ऐसे करते 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 यहाँ पे क्लॉक पल्स कितनी यूज हो जाएंगी? 16। तो ये जो काउंट कर रहा है, एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि 0 से लेके 60 यहां तक जाए, 1 1 1 1 तक काउंट करे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर वो तुम वैल्यू को काउंट कराओगे तो वैल्यू कहां से कहां तक स्टोर होगी? 0 से लेके 15 तक होगी। नंबर ऑफ क्लॉक पल्सेस को अगर तुम काउंट कराओगे तो वो वैल्यू कहां से खत्म होगी? 1 से लेके 16 तक होगी। ठीक है, ये बात सभी को समझ में आ रही है? अब मैं वैल्यूज के, अगर वैल्यूज को तुम काउंट कराना चाहते हो काउंटर से, तो कैसे होगी सब बताऊंगा। अभी सिर्फ इस कांसेप्ट को समझने की कोशिश करो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसिंक्रोनस काउंटर एंड सिंक्रोनस काउंटर। अगर तुम वैल्यू को स्टोर काउंट कराना चाहते हो और तुम यूज कर रहे हो एसिंक्रोनस काउंटर, अगर तुम यूज कर रहे हो एसिंक्रोनस काउंटर, तो वो एक ही वे में करेगा। इसमें ऐसा नहीं है कि तुम कोई सा भी, तुम उसमें क्या कहते हैं, तुम रैंडम काउंट कर लो कि नहीं मैं तो सर पहले काउंट कराऊंगा 1, फिर कराऊंगा 12, फिर कराऊंगा 11, फिर कराऊंगा 16 या 15, या मैं कराऊंगा 8 या 7। ऐसा नहीं है। अगर आप एसिंक्रोनस काउंटर अगर आप यूज कर रहे हैं तो वो एक ही ऑर्डर में सारा कराएगा। अगर आपने 0 से शुरू किया है तो वो 0 1 2 3 4 5 से लेके 15 तक जाएगा। या अगर आप उल्टा करना चाहते हैं कि 15 14 13 12 11 10, मतलब वो एक ही ऑर्डर में, या तो वो ऊपर वाले ऑर्डर में करेगा, नीचे 0 से लेके 15 वाले ऑर्डर में करेगा, या 15 से 0 वाले ऑर्डर में करेगा। तो कोई भी काउंट नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि सर पहले 0 आ जाए, फिर मेरा क्या कहते हैं 8 आ जाए, फिर मेरा 1 आ जाए, फिर मेरा 4 आ जाए। नो, दिस कैन नॉट बी डन। इफ यू यूज एसिंक्रोनस काउंटर तो आपको प्रॉपर फैशन में ही आपको मिलेगा जो प्रॉपर फैशन होता है, या तो एक तरफ से पूरा सीधा या एक तरफ से पूरा उल्टा। अगर उसका जो फैशन है वो 0 से लेके 15 तक जा रहा है, तो इस तरह के काउंटर को हम कहते हैं एसिंक्रोनस में अप काउंटर। ठीक है, अप काउंटर का मतलब क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप अपना फैशन 15 से लेके 0 के लिए एसिंक्रोनस काउंटर में जा रहे हैं तो उस फैशन को बोलते हैं डाउन काउंटर। ये दोनों ही टर्म किसके लिए यूज किए गए हैं? ये दोनों ही टर्म यूज किए गए हैं रिपल काउंटर और एसिंक्रोनस काउंटर, क्योंकि वही ऐसे फैशन को फॉलो करते हैं। या तो 0 से लेके 15 तक जाएंगे या 15 से लेके 0 तक जाएगा। इसके बीच में, इसके अलावा और कोई फैशन को यूज नहीं कर सकता। ठीक है, तो व्हाट इज अप काउंटर? अगर आप काउंट 0 से 15 तक कर रहे हैं, या जो भी आपने 3 डिजिट का लिया है तो 0 से लेके 7 तक कर रहे हैं तो अप काउंटर, 7 से लेके 0 तक कर रहे हैं तो डाउन काउंटर। इज दिस क्लियर बेटा? सभी को ये चीज क्लियर है? सिंक्रोनस काउंटर में, सिंक्रोनस काउंटर में कुछ भी हो सकता है। सिंक्रोनस काउंटर में आप जैसा चाहें आप वैसा कर सकते हैं। इट डजंट मैटर एट ऑल। आप 0 भी कर सकते हैं, फिर 6 भी कर सकते हैं, फिर 1 भी कर सकते हैं, फिर 4 भी कर सकते हैं, फिर 5 भी कर सकते हैं। आप जिस फैशन में चाहें तो उस फैशन में यूज कर सकते हैं। सिंक्रोनस काउंटर में अप डाउन काउंटर, डाउन काउंटर जैसा कोई भी ऐसा क्लासिफिकेशन या ऐसा कोई भी टर्म यूज नहीं होता। वहां रैंडम काउंट सीक्वेंस इज पॉसिबल। बेटा ये चीज सभी को क्लियर है? पहले तो ये बताओ, इज दिस क्लियर? कमेंट सेक्शन बताओ सभी लोग, दिस थिंग इज क्लियर? ओके, चलो ठीक है। नाउ हमने एसिंक्रोनस काउंटर और सिंक्रोनस काउंटर में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देख लिया। अब हम लोग देखेंगे व्हाट इज सिंगल एंड मल्टी मोड काउंटर।
पहले सारी क्लासिफिकेशन को समझेंगे, उसके बाद में फिर हम लोग काउंटर एक एक करके शुरू करेंगे। सिंगल एंड मल्टी मोड काउंटर। सिंगल मोड counters operate in a single mode. What do you mean by single mode? Example, either up or down. ये बात आप तो सभी को समझ में आ गई होगी। मैंने एक काउंटर बना दिया, वो काउंटर अब क्या करेगा, अब एक ही फैशन को फॉलो करेगा। ऐसा नहीं है कि भाई मैंने उसको काउंटर को बना दिया तो वो, ऐसा नहीं है कि वही काउंटर मैंने एक काउंटर बना दिया, ये मेरा एक काउंटर है और मैं इसको कह रहा हूं, इस काउंटर का नाम है ए। अब मैंने देखा इसमें कि ये हमेशा 0 से लेके 15 तक ही काउंट करेगा, या ये सिर्फ 15 से लेके 0 तक काउंट करेगा। ऐसे काउंटर जो सिर्फ एक ही फैशन को फॉलो करते हैं उनको हम कहते हैं सिंगल मोड काउंटर। मल्टी मोड काउंटर जो होते हैं, दे कैन ऑपरेट इन बोथ फैशन, either in up that is both up and डाउन फैशन या डाउन काउंटर। मतलब ये मल्टी मोड काउंटर इस तरीके काउंटर है कि मैं चाहूं तो इसी काउंटर ए में से, अगर मेरा मल्टी मोड काउंटर है तो मैं चाहूं तो इसी काउंटर में से मैं 0 से 15 भी काउंट कर सकता हूं और 15 से 0 भी काउंट कर सकता हूं। अगर मेरे पास में एक काउंटर है जिसमें 3 फ्लिप फ्लॉप यूज किए गए हैं और मैं इसको कह रहा हूं कि दिस काउंटर इज बी एंड दिस इज मल्टी मोड काउंटर, तो मैं इसमें से चाहूं तो 0 से लेके 7 तक भी काउंट कर सकता हूं, चाहूं तो 7 से लेके 0 तक भी काउंट कर सकता हूं। ये मेरे हाथ में है कि मैं कौन से फैशन में काउंट करना चाहता हूं। इस तरह के काउंटर को हम कहते हैं मल्टी मोड काउंटर। पर सिंगल मोड काउंटर में ऐसा नहीं है। मैंने बोल दिया कि ए अगर सिंगल मोड काउंटर है तो वो उनमें से किसी एक ही फैशन को फॉलो करेगा हमेशा, जब तक वो जीवित रहेगा। या तो वो 0 से लेके 15 तक काउंट करेगा या 15 से लेके 0 तक करेगा, दोनों नहीं कर सकता। बट इन मल्टी मोड काउंटर वी कैन डू इन बोथ द मैनर। सिंपल है, इसमें इतना कोई क्लासिफिकेशन, इसमें ऐसा कोई भी कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। द थर्ड वन इज मॉडुलस काउंटर। पहले हमें काउंटर जो हम पढ़ने वाले हैं आगे जाके उनके मीनिंग्स क्लियर होने चाहिए कि सर व्हाट डू यू मीन बाय मॉडुलस काउंटर, व्हाट डू यू मीन बाय सिंगल मोड काउंटर, मल्टी मोड काउंटर, एसिंक्रोनस काउंटर, सिंक्रोनस काउंटर। तभी तो आगे पढ़ पाएंगे, तभी तो आगे सब चीजें हमको समझ में आएंगी। ठीक है, तो ये चीज है ना। और हाँ, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है क्लासीफाई द काउंटर्स इन डिफरेंट मैनर, तो उसमें ये सारी चीजें आप करके लिख के आएंगे। आपको एक प्रॉपर आपके लिए क्वेश्चन क्रिएट, एक आपको 77 मार्क्स अगर क्वेश्चन होगा तो आपको कम से कम 1.5 पेज में 100 या 110 वर्ड्स में तो लिखना पड़ेगा ना। तो ये सारी चीजें आप लोगों को फिर और डिटेल में लैंग्वेज के फॉर्म में आपको लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, अब बात करते हैं मॉडुलस काउंटर। इट इज बेस्ड on the number of states. It is based on number of states they can count. For example, mod 10 counter, mod 8 counter। मतलब ये सर, मॉडुलस काउंटर का मतलब ये है कि कोई भी काउंटर कितने स्टेट्स को काउंट कर सकता है। अगर इस वे में आप काउंटर को क्लासिफाई कर रहे हैं तो उस काउंटर को मैं कहूंगा मॉडुलस काउंटर। तो इन काउंटर के आगे हमेशा इन काउंटर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है मॉड स्पेस जो नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, नंबर ऑफ स्टेट्स हमेशा इस फॉर्म में दिए होंगे। अगर मैं आपसे कहता हूं मॉड 20 काउंटर, इसका मतलब क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज ए मॉडुलस काउंटर।
एंड द सेकंड थिंग व्हाट कैन यू आइडेंटिफाई कि सर ये काउंटर जो है ये काउंटर 20 काउंट्स को काउंट करेगा, ये 20 स्टेट्स को, मतलब बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ स्टेट्स 20 स्टेट्स को काउंट करेगा। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज ए मॉडुलस मॉड 20 काउंटर। अब इसमें एक तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है जो बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है कि कितने नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप की जरूरत पड़ेगी। मैंने आपसे ये कहा कि भाई मॉड 20 काउंटर है। अब वो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछेगा फॉर काउंटिंग फॉर या फॉर मेकिंग मॉड 20 काउंटर हाउ मेनी नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स आर नीडेड। ठीक है, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है छोटा सा, फॉर n bit counter n number of flip flops are needed। और मैक्सिमम पॉसिबल स्टेट्स होती हैं उसमें 2 to the power n। मैंने अगर आपसे कहा 4 बिट काउंटर, इस 4 बिट काउंटर का मतलब कितना है कि सर 4 बिट्स पॉसिबल हो सकती हैं। मतलब 4 बिट काउंटर अगर मैंने आपसे कहा तो इसका मतलब क्या है सर, इसमें 4 काउंटर लगे होंगे क्योंकि काउंटर बनता है फ्लिप फ्लॉप से, और मुझे पता है फ्लिप फ्लॉप क्या करता है, 1 बिट को स्टोर करता है। ये बोल रहा है 4 बिट काउंटर, तो 4 बिट को स्टोर कराने के लिए मुझे कितने फ्लिप फ्लॉप की जरूरत पड़ेगी, 4 फ्लिप फ्लॉप की मुझे जरूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब तो सर ये है कि इस फ्लिप फ्लॉप में 4 फ्लिप फ्लॉप यूज हो रहे हैं। मुझे ये बात पता है कि एक फ्लिप फ्लॉप कितनी बिट को स्टोर कराता है, एक, उसमें लेकिन स्टेट्स कितनी, एक बिट में कितनी स्टेट हो सकती है, 2, या तो 0 या तो 1। बस सभी को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सर एक बिट का अगर मेरा फ्लिप फ्लॉप है, इसमें कितनी बिट है, कितनी बिट को स्टोर करा सकता है, 1। वो एक बिट कितनी स्टेट्स को अपने अंदर स्टोर करा सकती है, 2, या तो वो 0 की वैल्यू को स्टोर करा सकती है या 1 की वैल्यू को स्टोर करा सकती है। तो अगर मैं ये कहूं कि तुम्हारे पास में एक काउंटर में 2 फ्लिप फ्लॉप है, तो वो 2 फ्लिप फ्लॉप कितने बिट को स्टोर करा सकते हैं, 2। लेकिन उनकी स्टेट्स, उनकी वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं सर, 0 0 0 1 1 0 1 1। इसी तरीके से 3 में कहूं तो उनके पास नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी हो सकती हैं, 8, क्योंकि 3 बिट्स होंगी, 3 बिट्स में वैल्यू 0 0 0 से लेके कहां तक हो सकती है, 1 1 1 तक, तो मतलब 8 बिट्स स्टोर हो सकती हैं। इसी तरीके से मैं कहूं कि अगर आपका n बिट काउंटर है तो कितने फ्लिप फ्लॉप होंगे, n, कितने बिट स्टोर होंगी, n, लेकिन नंबर ऑफ स्टेट्स, टोटल मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी हो सकती है, 2 to the power n। ये चीज सभी को क्लियर हो गई? तो अगर यहां से मैं फॉर्मूला निकालना चाहूं कि नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स needed to store n states, ये फॉर्मूले अलग हैं, ये फॉर्मूले अलग हैं, ये फॉर्मूला अलग है, तो परेशान मत हो जाना, अभी समझ में आ जाएगा। दिस इज n, यहां पे भी मैं क्या बोल रहा हूं, n स्टेट्स, या n बिट नहीं है, यहां पे n स्टेट्स हैं। तो आंसर कैन बी number of flip flops so needed to store n states, answer will be log 2, इसको ऐसे करते हैं क्लासिफिकेशन उठाने के लिए, थोड़ा कंफ्यूज होने के लिए अपन इस तरह से कर लेते हैं कि मैं स्टेट्स को काउंट कर लिख लेता हूं कैपिटल N में, टू स्टोर n स्टेट्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स नीडेड टू स्टोर n स्टेट्स का जो फॉर्मूला आएगा दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू log 2n। अभी बताता हूं कैसे, समझना ध्यान से सभी लोग, कंफ्यूज मत हो जाना। तो मुझे ये बात बताओ कि मैंने ये कहा कि मुझे 16 स्टेट्स को स्टोर कराना है, 16 स्टेट्स को मुझे स्टोर कराना है, तो बताओ कि मेरे काउंटर में 16 स्टेट्स को मुझे काउंट करना है, तो मुझे तुम ये बताओ कि मुझे काउंटर में कितने नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप की जरूरत पड़ेगी। ये तुमने कैसे निकाला, ये तुमने ऐसे निकाला कि सर 16 स्टेट्स चाहिए आपको। अगर n फ्लिप फ्लॉप हम लेते हैं तो 2 to the power n हाईएस्ट, यस अश्लेषा, 2 to the power n हमें क्या होंगे, स्टेट्स होंगी। यहाँ पर 2 to the power n की वैल्यू कितनी है, 16। n कैसे निकालेंगे, log 2 to the power 16, तो log की वैल्यू कितनी आ गई, 4। ऐसे आंसर निकाला हमने। लेकिन मैंने ये कहा कि आपको 20 स्टेट्स को, आपको 20 स्टेट्स को बनाना है, मतलब काउंट करना है। 20 स्टेट्स के लिए आपको नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स कितनी जरूरत पड़ेंगे, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स कितने जरूरत पड़ेंगे, आप मुझे बताओ।
सर मैंने ये देखा कि अगर मैं n की वैल्यू 4 लूं, मतलब मैं अगर 4 फ्लिप फ्लॉप लूं, तो मैं मैक्सिमम पॉसिबल स्टेट्स में कितने स्टोर कर सकता हूं? 16। बात सभी को समझ में आ रही है? सर अगर मैंने 4 मैंने फ्लिप फ्लॉप लिए, मैंने n इक्वल टू 4 फ्लिप फ्लॉप मैंने लिए, तो मैं मैक्सिमम पॉसिबल स्टेट्स में कितनी स्टोर कर सकता हूं? 16। यहां से कितनी मैक्सिमम पॉसिबल स्टेट्स आएंगी? 16। तो मुझे कितनी चाहिए? 16 से तो मुझे ज्यादा चाहिए, मुझे कितने चाहिए? 20 स्टेट्स चाहिए। ये चीज क्लियर हो रही है बेटा? ये चीज सभी क्लियर हो रही है? मुझे कितना चाहिए? 20 स्टेट। तो n इक्वल टू मुझे 4 फ्लिप फ्लॉप से तो काम नहीं चलेगा। लेकिन मैं अगर n की वैल्यू 5 लेता हूं, तो मैक्सिमम पॉसिबल स्टेट्स कितनी आएंगी? 2 टू द पावर 5 इक्वल टू 32। ठीक है, ये तो कितनी है? मैक्सिमम पॉसिबल स्टेट्स है ना, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, लेकिन इससे कम तो ले सकता हूं ना मैं। तो मुझे अगर मैं n की वैल्यू अगर 4 लूं, मैं 4 फ्लिप फ्लॉप लूं, तो मैं मैक्सिमम पॉसिबल कितना कर सकता हूं? 16। 16 में मेरा काम नहीं बना, मुझे कितना चाहिए? मुझे 20 चाहिए। और n की वैल्यू 5 लेता हूं तो कितना मिल रहा है? 32। 32 मिल रहा है। तो 32 सर मैक्सिमम है, मिनिमम तो नहीं है ना, मतलब उससे कम तो मैं ले सकता हूं ना। तो उससे कम के लिए, और मेरा 4 में काम नहीं चल रहा है, तो 4 के बाद क्या आता है? 5। तो मतलब मुझे 5 फ्लिप फ्लॉप्स आर नीडेड। ये चीज सभी को थोड़ा क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? पहले तो मुझे ये बता दो, दिस थिंग इज क्लियर और नॉट? जल्दी बताओ, पहले बताओ। ओके ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई तो बताओ। मेरा क्वेश्चन ये है, फॉर मेकिंग mod 129 counter, minimum number of flip flops needed are, बताओ सभी लोग आंसर। फॉर मेकिंग mod 129 काउंटर, मिनिमम नंबर फ्लिप फ्लॉप्स नीडेड आर। सोच के प्रबल, जल्दी नहीं। 8 8 8 यार, कितना जल्दी बता दिया यार। और भी आंसर जल्दी, बाकी लोग आंसर दो। अश्लेषा आंसर इज 7। यस। और क्लास में आई थिंक 37 बच्चे हैं, बाकी लोग भी आंसर करो, जल्दी से बताओ मुझे। स्वस्ति का आंसर इज 8 7 88 7 88। प्रीति 8, आकाश 7। ओके देख लेते हैं। यस यस यस। देखो देखो देखो, चलो कोई बात नहीं। सर जो लोग आंसर 7 कर रहे हैं, ध्यान से देखो, देखो ध्यान से, 7 अगर आंसर कर रहे हो, सर 7 अगर आपने फ्लिप फ्लॉप लिया होता तो मैक्सिमम पॉसिबल स्टेट्स कितनी होंगी? 2 टू द पावर 7 दैट इज 128। लेकिन तुमको तो 129 चाहिए ना अश्लेषा बेटा, इज दिस क्लियर और नॉट? तुमको तो 129 चाहिए। अनुपम इज दिस क्लियर और नॉट? तुमको तो 129 चाहिए, तो क्या काम होगा 128 से? नो, तुम्हें इससे तो ज्यादा चाहिए, और इससे ज्यादा 7 के बस में तो नहीं है। 7 से तो तुमको ज्यादा ही लेना पड़ेगा। तो अगर मैं 8 लेता हूं तो मैक्सिमम पॉसिबल स्टेट्स कितनी है? 256। लेकिन मुझे तो 129 चाहिए, ये मैक्सिमम है, कम भी तो इसमें से हो सकता है, कोई बात नहीं। आप नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स नीडेड आर 8, क्योंकि 7 में नहीं हो सकता। 7 में मैक्सिमम पॉसिबल स्टेट 128 है, उससे आपको एक ज्यादा स्टेट आपको चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए, चलो जब सबको समझ में आ गया है तो एक आंसर और कर दो। जो बच्चे गलत की है, mod 10 काउंटर, mod 110 काउंटर, मिनिमम नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स आर नीडेड। जल्दी से आंसर करो, मिनिमम नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स आर नीडेड। कितना होगा? जल्दी। यस यस, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। क्योंकि अगर मैं n की वैल्यू 3 लूं तो मैक्सिमम पॉसिबल स्टेट्स आर 8, n की वैल्यू 4 लूं तो इट विल n इक्वल टू मैक्सिमम पॉसिबल स्टेट्स इक्वल टू 16। कोई बात नहीं, 16 मिल रहा है, लेकिन 3 से काम तो नहीं चल रहा है। यस, वी हैव टू टेक 4 काउंटर्स।
अब इनको डिजाइन कैसे करेंगे सर, काउंट कैसे करेंगे, ये सारी चीजें हम लोग अभी अपनी जब काउंटर डिजाइन करेंगे तब हम लोग एक एक करके सारी चीजें हम लोग देखेंगे, ठीक है। बट हमें ये कंसेप्ट हमें क्लियर हो गया, हमें ये बात समझ में आ गई कि हमें कितने फ्लिप फ्लॉप्स की जरूरत पड़ेगी काउंटर को बनाने के लिए, मॉडुलस काउंटर। मॉडुलस काउंटर में ही दूसरी जो प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी तो हमने देखा नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स नीडेड, तो सेकंड प्रॉपर्टी इज कि अगर मैं मॉड, मेरे पास में 3 मॉडुलस काउंटर हैं जिसमें एक का मॉड है m1, मतलब ये कितने नंबर ऑफ काउंट्स को, ये मतलब कितने नंबर ऑफ स्टेट्स को काउंट करेगा m1। मेरे पास में एक है, दूसरा काउंटर है, मॉडुलस काउंटर है जिसकी नंबर ऑफ स्टेट्स है m2, मतलब नंबर ऑफ, मतलब ये m2 स्टेट्स को काउंट करेगा। एक है मेरे पास में मॉड m3 काउंटर जिसकी स्टेट्स कितनी है, जिसकी स्टेट्स है m3, मतलब जिसका मतलब ये m3 स्टेट्स को काउंट करेगा। इन सभी को मैं अगर कैस्केडेड कर दूं, इन सभी को मैं कैस्केडेड कर दूं, तो ये जो कैस्केडेड होके एक काउंटर बनेगा उसको मैं बोल सकता हूं इट विल एज मॉड m1 मल्टीप्लाई विद m2 मल्टीप्लाई विद m3। मतलब कि सर अगर आप 3 मॉडुलस काउंटर को कैस्केडेड कर रहे हैं तो जो आपका मॉडुलस काउंटर नया बनेगा, नया कैस्केडेड करने के जो नया मॉडुलस काउंटर बनेगा उसकी नंबर ऑफ स्टेट्स या जो नंबर ऑफ स्टेट्स को वो काउंट करेगा वो उन इंडिविजुअल काउंट्स के मल्टीप्लाइड होगा। इज दिस क्लियर और नॉट, यस और नो? ये बात सभी को समझ में आ गई कि नहीं आ गई कि सर मॉडुलस काउंटर को अगर आप इंडिविजुअल मॉडुलस काउंटर्स को अगर आप कैस्केड करेंगे तो उससे बनने वाला मॉडुलस काउंटर की जो नंबर ऑफ स्टेट्स होगी दे विल बी मल्टीप्लाइड ऑफ ईच इंडिविजुअल मॉडुलस काउंटर। ओके, मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, एग्जांपल से चीज क्लियर हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास में मॉड 3, मॉड 4 एंड मॉड 5 काउंटर है। इनको मैंने कैस्केडेड कर दिया, तो जो नया मॉडुलस काउंटर बनेगा उसकी वो कितनी नंबर ऑफ स्टेट्स को काउंट करेगा? जल्दी से आंसर कमेंट सेक्शन में करो सभी लोग, जल्दी से आंसर करो। सर क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएंगे सारे के सारे, 3 इंटू 4 इंटू 5 इक्वल टू मॉड 60 काउंटर। यस सर, इन सभी के मल्टीप्लाई करने से जो नया मॉडुलस काउंटर बनेगा दैट विल काउंट नंबर ऑफ स्टेट्स दैट इज 60। I hope this is clear for everyone. Okay. The last property of modulus counter बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा। The last property जनरली ये सभी के लिए लागू होगा, काउंटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज, मैंने जब आपको बेसिक बताया था तो मैंने बताया भी था, काउंटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी डिवाइडर। ये कैसे होगा? जब मैं पल्स डायग्राम बनाऊंगा किसी भी काउंटर का तब बहुत अच्छे समझ में आएगा। अभी आपको ये याद रखना है कि मेरे पास में कोई एक काउंटर है जो n मोड्स को काउंट कर रहा है। मॉड n का मतलब तो यही है ना, मॉड n का मतलब क्या है? अगर मैं मॉड n किसी भी काउंटर को अगर मैं मॉड कैपिटल n से रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या है? इट विल काउंट कैपिटल n नंबर ऑफ स्टेट्स। ओके, तो अगर कोई भी एक मॉडर्न काउंटर है तो इसके इनपुट में अगर मैंने एक पल्स दी है जिसकी फ्रीक्वेंसी है स्मॉल f, तो जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी मुझे मिलेगी इट विल बी डिवाइडेड बाई कैपिटल N। ये कैसे मैं बताऊंगा, कैसे आया है ये मैं बताऊंगा, बट अभी कंसेप्ट समझ में आया कि मेरे पास में अगर एक काउंटर है जो कि कैपिटल N नंबर ऑफ स्टेट्स को काउंट करता है, उस मॉड कैपिटल N काउंटर में अगर मैं एक सिग्नल दे रहा हूं जिसकी फ्रीक्वेंसी है स्मॉल f, then the output frequency of this mod capital N counter will be divided by the total number of states। तो मैं ये कह सकता हूं the output frequency equal to input frequency
divided by total number of states or mod of counter. Is this clear or not? Comment. Is this clear or not? Yes, very good. अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं. A decade counter is cascaded with octave counter. ये गेट या ईएस इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज का ये कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा. A decade counter is cascaded with octave counter and mod mod 3 counter with application of 10 megahertz input clock. The output frequency will be सर डिकेड काउंटर से हमको समझ में नहीं आ रहा. डिकेड काउंटर बेटा क्या है? डिकेड काउंटर का मतलब है इट इज ए मॉड 10 काउंटर. सर ऑक्टेव काउंटर का हमें मतलब समझ में नहीं आ रहा है बेटा. ऑक्टेव काउंटर मतलब होता है मॉड 8 काउंटर. ठीक है, ये तो सीधे को पता है ना. ऑक्टेव मतलब 8, डिकेड मतलब 10. तो मतलब ये क्वेश्चन है कि ए मॉड 10 काउंटर इज कैस्केडेड विद मॉड 8 काउंटर एंड मॉड 3 काउंटर with application of 10 megahertz input clock. The output frequency will be, I will give you 2 minutes. Very good Ashlesa. Ashlesa का आंसर आया है 10/240. Ashlesa, I have to check whether the answer is right or not. But एक आंसर आ चुका है 0.04 मेगाहर्ट्ज. बाकी लोगों को मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से कोशिश करो. अश्लेषा तुम भी एक बार चेक करो whether it is right or wrong. कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है. शिवम 10/6 10 into 6. शिवम आंसर थोड़ा इसको और थोड़ा सा क्लैरिफाई करो. मतलब ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा तुमने लिखा क्या है. इससे समझ में ये आ रहा है कि 10, ये एक्चुअली जो तुमने लिखा है इट इज 10 into 6. अश्लेषा, यस अश्लेषा, 10/240. I hope this answer is right. अश्लेषा ने जो दूसरी बार आंसर दिया है मुझे लग रहा है ये आंसर सही है. शिवम बेटा चेक करो. I hope it will be 10/240. Mayank is 10/240 is 0.04166. Yes sir. Okay, yes, then it is right. Yes अश्लेषा, 0.04 is the right answer. अच्छा अश्लेषा 10/240 0.04. ओके बेटा, ओके ठीक है यार. मतलब बाकी लोगों को मतलब बच्चों को ये चीज समझ में आ गई है. देन इट इज गुड. ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड एवरीवन. तो देखो ये मेरे पास में मैं बता देता हूँ. बाकी बच्चों जिन बच्चों को समझ में नहीं आया एक बार देख लो बेटा, बहुत ईजी है. सर सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया, मॉड 10 काउंटर, मॉड 8 काउंटर, मॉड 3 काउंटर को कैस्केड किया. तो जो एक नया काउंटर बनेगा, द न्यू काउंटर, वो क्या होगा? कैपिटल M 10 into 8. सबके मॉड क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे. दैट इज 10 into 8 into 3. then the new counter will be mod 240 counter. The new counter is mod 240 counter. ठीक है, नया काउंटर जो होगा वो mod 240 काउंटर होगा. मतलब ये 240 काउंट्स को क्या करेगा? ये 240 स्टेट्स को ये क्या करेगा? काउंट करेगा. मैंने यहाँ पे इनपुट फ्रीक्वेंसी दी हुई है 10 मेगाहर्ट्ज. The output frequency will be very good. F5 capital N, simple. जो भी फ्रीक्वेंसी है उसको हम क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स से हम इसको डिवाइड करेंगे. दैट इज 10 मेगाहर्ट्ज डिवाइड बाय 240. जैसे बच्चे आंसर बता रहे हैं, दैट विल बी 0.04 megahertz. That will be the answer. So this is I think this is the basic of all the counters. जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो बेसिक्स ऑफ काउंटर से पूछे जा सकते हैं कि
क्या मतलब क्या कहते हैं कि सर नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी की व्हाट विल द फ्रीक्वेंसी, ये ऐसा नहीं है बेटा, ये सिर्फ मॉडुलस काउंटर के लिए, ये वाला जो मैंने फॉर्मूला बताया फ्रीक्वेंसी डिवाइडर, इट कैन बी ऑफ एनीथिंग, ये किसी के लिए, ये हर एक काउंटर के लिए ऐसे फ्रीक्वेंसी डिवाइडर ये यूज होगा। मैंने अगर एक रिपल काउंटर लिया है 4 बिट का, ध्यान से सुनना सभी लोग, अगर मैंने एक एसिंक्रोनस या मैंने एक रिपल काउंटर लिया है जिसमें नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स मैंने यूज किए 4, ठीक है, तो इट विल बी कॉल्ड एज 4 बिट एसिंक्रोनस काउंटर। तो ये अब तो मुझे बताओ कि ये कितनी स्टेट्स को ये काउंट करेगा सर, 4 बिट है, 16 स्टेट्स को सर ये काउंट करेगा अगर मैंने इसमें और कुछ यूज नहीं किया हुआ है, ठीक है। अगर ये नॉर्मल 4 बिट का एसिंक्रोनस काउंटर है तो सर हर एक फ्लिप फ्लॉप 1 बिट को स्टोर कराएगा, 2 स्टेट्स होंगी, तो 2 टू द पावर 4 मतलब 16 स्टेट्स को सर ये काउंट करेगा ये काउंटर। तो सर अगर मैंने यहाँ पर एक इनपुट फ्रीक्वेंसी मैंने फॉर एग्जांपल अगर एक 1 मेगाहर्ट्ज की दी है तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी विल बी 1/16 मेगाहर्ट्ज, ठीक है, बात समझ में आ रही। तो फ्रीक्वेंसी डिवाइडर, हर एक काउंटर एक फ्रीक्वेंसी डिवाइडर ही होता है, और वो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उसकी आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो भी उसकी स्टेट्स होगी एक्स वाई जेड, चाहे वो एसिंक्रोनस काउंटर हो, चाहे वो सिंक्रोनस काउंटर हो, चाहे वो सिंगल मोड काउंटर हो, चाहे वो मल्टी मोड काउंटर हो, या फिर वो मॉडुलस काउंटर हो। आई होप दिस इज क्लियर फॉर एवरीवन। यस और नो, जल्दी बताओ यस और नो। यस, ओके, चलो अब हम शुरू करेंगे एक एक करके काउंटर कि हमारे काउंटर क्या होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा रिपल काउंटर्स के बारे में बताऊंगा, वही सब लोगों को सबसे ज्यादा टफ लगता है। हम लोग सबसे पहले रिपल काउंटर पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। उससे पहले मैं क्लास खत्म करने से पहले मैं आप लोगों को 2 टर्म्स बताना चाहता हूं जिसका हम लोग यूज करेंगे। हाँ 5 मिनट से जरा आओ, ठीक ठीक ठीक। दो हम लोग एक नॉर्मल क्लेचर में आप लोग को बताना चाहता हूँ जो बहुत ही ज्यादा यूज होगा और हम लोग को भी यूज होना चाहिए, तो मैं बता देता हूँ। द फर्स्ट वन इज सेटअप टाइम एंड सेकंड वन इज होल्ड टाइम। एक मिनट रुकना यार, मैं चार्जर लगा दूं लैपटॉप का, वरना ये लैपटॉप चला जाएगा। जस्ट वेट अ मिनट। हाँ ठीक है, सेटअप टाइम एंड होल्ड टाइम। सेटअप टाइम को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज मोड मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला, तो सिर्फ मोड काउंटर के लिए एप्लीकेबल है ना? नहीं, मोड मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला। हाँ विकास, एक्चुअली क्या है ना कि देखो कैस्केडिंग जो यूज होती है वो भी किसी के लिए भी विकास यूज कर सकते हैं अपन, पर जनरली ये जो फॉर्मूला यूज किया जाता है, क्योंकि बाकी सारे देखो कैस्केडिंग तो हम करते ही नहीं है। मैं तुम्हें बात बताऊं, तुम देखो ऐसे अंदाजा लगा लो, ये वाला फॉर्मूला भी देखो सभी के लिए वैलिड होता है विकास। मैं देखो बता देता हूँ, पूछ लिया, अच्छा किया। मेरे पास में एक फ्लिप फ्लॉप है, ध्यान से सभी लोग देखना, उसने क्वेश्चन अच्छा पूछा है कि सर ये आपने जो मोड M1 मोड M2 मोड M3 काउंटर है और ये सब कैस्केडिंग में लग रहे हैं, तो ये टोटल नंबर ऑफ मोड्स आएगा वो सिर्फ क्या मॉडुलस काउंटर के लिए? नो बेटा, देखो ध्यान से। सर मेरे पास में एक फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है, ये कितने बिट को स्टोर कराएगा? आंसर इज 1। सर ये 1 बिट को स्टोर कराएगा। इसके पास में स्टेट्स कितनी होंगी? स्टेट होंगी इसके पास में 2। तो क्या मैं ये जो एक फ्लिप फ्लॉप है, क्या मैं इसको मोड 2 काउंटर नहीं कह सकता? मुझे बताओ सभी लोग, कैन आई कॉल इट एज मोड 2 काउंटर और नॉट? यस सर, मोड 2 काउंटर कह सकते हो, क्योंकि सर ये 2 मोड को, ये दो स्टेट्स को काउंट कराएगा। यस। एक और फ्लिप फ्लॉप मैंने लिया, वो भी सेम सर क्या होगा? मोड 2 काउंटर होगा। एक और फ्लिप फ्लॉप मैंने लिया, वो भी कितने काउंट्स को स्टोर कराएगा? मोड 3 काउंटर। ये भी कितने 2 काउंट्स को स्टोर कराएगा। इन सबको कैस्केड कर दूं, मैंने इन सबको कैस्केड कर दिया बेटा, लेकिन काउंटर में भी तो हम सबकी कैस्केडिंग ही करते हैं ना, तो अब ये फ्लिप फ्लॉप की इसका आंसर क्या होगा? अब मैंने इन सब फ्लिप फ्लॉप की कैस्केडिंग कर दी, तो ये टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितने काउंट रहेगा? मोड 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू मोड 8। वैसे भी तो मैं यही कह रहा हूं कि अगर मेरा n बिट काउंटर है तो वो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितना काउंट कराएगा? 2 टू द पावर n। तो अगर n की वैल्यू 3 है तो कितना आएगा? 2 टू द पावर 3 8। तो ये वाला जो कंसेप्ट है ना, ये वाला जो मैं कंसेप्ट तुमको बता रहा हूं कि ये मल्टीप्लाई हो जाता है, ये तो सभी के लिए वैलिड, ये भी सभी के लिए वैलिड है विकास, इज दिस ट्रू? इज दिस क्लियर और नॉट?
ओके, ठीक है, वेरी गुड बेटा। अब चूंकि मॉडुलस में क्या होता है, किसी में 10 होता है, कभी मॉड हमारी 14 हो जाती है, कभी मॉड हमारी 15 हो जाती है, तो वहां पे बच्चे का दिमाग काम नहीं करता है, इसीलिए मैंने मॉडुलस काउंटर के लिए वो फॉर्मूला आप लोग को बता दिया है। ठीक है, चलो अब सेटअप टाइम देख लेते हैं। सेटअप टाइम को हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं TSU। ठीक है, सेटअप टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे TSU से। अगर कहीं TSU दिख रहा घबरा मत जाना, इट इज कॉल्ड एज सेटअप टाइम। इट इज द मिनिमम टाइम in flip-flop to keep data ready before applying clock pulse, active clock pulse। पहले डेफिनेशन देख लो पहले। इट इज अ मिनिमम टाइम, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं टीवी से, टी सफिक्स में वी, फुल टाइम। इट इज अ मिनिमम टाइम to keep same data after applying a clock to store data properly। ठीक है, कुछ मतलब नहीं होता, बता रहा हूं, 2 मिनट सभी लोग ध्यान से देखो। सर सेटअप टाइम होल्ड टाइम का मतलब क्या है? सेटअप टाइम होल्ड टाइम का मतलब ये है कि कभी भी मतलब ऐसा होता है ना कि एकदम एक फिजिकली मतलब आप सोचने की कोशिश करो कि सर फॉर एग्जांपल मेरा फ्लिप फ्लॉप अगर एज ट्रिगर्ड है, पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है, तो इसके पास में सिर्फ यही एक इंस्टेंट ऑफ टाइम है जहां पे वो फ्लिप फ्लॉप क्या होगा, फ्लिप फ्लॉप एक्टिव होगा और वो अपने इनपुट कॉम्बिनेशन के हिसाब से वो अपना आउटपुट डिसाइड करेगा। तो इतने कम इंस्टेंट ऑफ टाइम पर देने के लिए तुम्हारा इनपुट रेडी नहीं है, तो इसीलिए ये कहते हैं कि हम फ्लिप फ्लॉप में जब एक्टिव एज क्लॉक पल्स आ रही है उससे पहले हम अपने डेटा को रेडी रखें, इनपुट डेटा को रेडी रखें कि उस समय पे ये दिक्कत ना हो कि हमारा इनपुट ही नहीं है और हमारी एक्टिव एज क्लॉक की चली गई। तो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो इट इज अ मिनिमम टाइम इन फ्लिप फ्लॉप, ये बहुत ही कम टाइम होता है फ्लिप फ्लॉप में जिसके लिए हम डेटा को रेडी रखते हैं। फॉर एग्जांपल इट इज t इक्वल टू 2 सेकंड, ये t इक्वल टू 2 सेकंड का इंस्टेंट है। तो मैंने ये बोला कि मैं 1 सेकंड, इससे 1 सेकंड पहले अपने डेटा को भाई इनपुट में लगा के रेडी रख दूंगा, क्योंकि क्लॉक पल्स जो मेरा एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप होता है वो एक ही इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए होता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये जो t इक्वल टू 2 सेकंड पे तुमने t इक्वल टू 1 सेकंड पे तुमने डेटा रेडी रखा है, ये कितना टाइम हो गया? मिनिमम टाइम कितना हो गया? t इक्वल टू 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 सेकंड। दिस 1 सेकंड टाइम इज कॉल्ड एज सेटअप टाइम। बात समझ में आ रही है? क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि एज ट्रिगरिंग में बहुत कम टाइम मिलता है फ्लिप फ्लॉप को एक्टिव होने के लिए। दैट्स द रीजन। दूसरा रीजन है इट इज अ होल्ड टाइम। व्हाट इज होल्ड टाइम? होल्ड टाइम इज मिनिमम टाइम टू कीप सेम डेटा आफ्टर अप्लाइंग ए क्लॉक टू स्टोर डेटा प्रॉपर्ली। मतलब ये कि जब आपका आउटपुट डिसाइड हो गया, जब आपका आउटपुट डिसाइड हो गया तो हम ये मान के चलते हैं कि थोड़ा सा उस फ्लिप फ्लॉप को, क्योंकि उसके अंदर क्या लगे हैं, मॉसफेट्स लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगे हुए हैं, जो कि डेटा को स्टोर कराने में थोड़ा टाइम लेगा। तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं, ऐसा नहीं करेंगे तुरंत हमने एक नई क्लॉक पल्स दे दी, थोड़ा सा हम टाइम अज्यूम करके रखते हैं कि भाई हमारा डेटा जो हमने हमारा फ्लिप फ्लॉप ने जो डेटा दिया है वो अच्छे से स्टोर हो जाए, देन वी विल अप्लाई अनदर इनपुट क्लॉक पल्स। इसका अभी आपके कंसेप्ट से कोई लेना देना नहीं। फिजिकली जब हम डिजाइन करते हैं, डिले टाइम हम लोग डिजाइन करते हैं, तब हम लोग इन चीजों को कंसिडर करते हैं। ओके, तो ये मतलब है सेटअप टाइम का। होल्ड टाइम कभी कभी बुक्स में लिखा रहता है कि भाई क्लॉक व्हाट इज, दिस इज सेटअप टाइम, दिस इज होल्ड टाइम, तो आप लोग को डेफिनेशंस इसकी क्लियर होनी चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर। सेटअप टाइम, होल्ड टाइम, और हमने ये जो काउंटर्स के जो हम लोग ने बेसिक देखे हैं, मुझे लगता है वो भी सभी लोगों को क्लियर होगा। अगली वाली क्लास में जो हमारी कल होगी, उस वाली क्लास में हम लोग रिपल काउंटर देखेंगे। रिपल काउंटर क्लास मिस मत करना। एक बार मिस हो गया है, एक बार समझ में नहीं आया तो कंफ्यूजन बना रहेगा। ये काउंटर अभी जितना इजी लग रहा है उतना ही ट्रिकी पार्ट है। जो लोग डिजिटल पढ़ते हैं उन लोगों को सबसे वाला जो कंफ्यूजिंग पार्ट और सबसे ज्यादा जो टफ वाला पार्ट है वो ये काउंटर ही लगते हैं। आप लोग प्लीज क्लास को मिस मत करना। बेसिक्स अगर क्लियर होंगे तो कैसा भी आड़ा तिरछा कैसा भी क्वेश्चन होगा वो क्लास में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। और ठीक है, थैंक यू सो मच। और आई होप मिड सेम की सारी चीजें सभी को क्लियर हो गई है। और किसी को कोई भी डाउट हो तो एक बार मुझसे आप लोग व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर लेना। ओके बेटा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बाय बाय।